और उनमें जो इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस होता है 1.7 से जनरली ज्यादा होता है आयनिक बांड में। आयनिक बांड बनता है ग्रुप फर्स्ट ए और 7th ए के दरमियान। आयनिक बांड बनेगा फर्स्ट ए और 6A के दरमियान। आयनिक बांड बनेगा सेकंड ए और 6A के दरमियान, या जो है सेकंड ए और 7th के दरमियान, या नाइट्रोजन जो है 5वें ग्रुप थर्ड ग्रुप का एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन के दरमियान एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाता है। तो बेटा आयनिक बांड जो बनता है वो मेटल और नॉन मेटल के दरमियान बनता है। जो ग्रुप मैंने बताए हैं आपको उस दिन भी लिखवाए थे, मैंने आपको लिखवा दिए थे कि कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स के दरमियान आयनिक बांड बनता है। अभी जो हम एग्जाम्पल लेते हैं वो लेते हैं सोडियम क्लोराइड की, कि सोडियम क्लोराइड में आयनिक बांड कैसे बनेगा। हालांकि इसके अंदर एक और इस्तेमाल होता है बोरून हाइपर साइकिल, जो आयनिक बांड की फॉर्मेशन को डिस्क्राइब करता है, मगर अभी सिलेबस में उन्होंने टॉपिक ही काट दिया। ये बेटा बोरून हाइपर साइकिल का टॉपिक उन्होंने काट दिया है। वैसे भी आपको मैं बता देता हूं, अगर बोरून हाइपर साइकिल पढ़ेंगे ना आप लोग, तो उसमें है कि बनता कैसे है बांड, तो ये आपको थोड़ा मैं सिखा देता हूं। बोरून हाइपर साइकिल भी हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड की बांड की फॉर्मेशन भी हो जाएगी। तो बेटा ये आयनिक बांड इन सोडियम क्लोराइड या बोरून हाइपर साइकिल। ठीक है, बोरून हाइपर साइकिल में हम हीट ऑफ फॉर्मेशन वैल्यू करते हैं आयनिक कंपाउंड की। तो बेटा इनके अंदर दोनों चीजें आ जाती हैं। बोरून हाइपर साइकिल के अंदर ये बताया जाता है कि बांड किस तरह बनता है। अब देखो पहले लेते हैं हम सोडियम, और सोडियम होता है सॉलिड फॉर्म में। बेटा पहला स्टेप है सब्लिमेशन, या एटमाइजेशन। सोडियम सॉलिड में होता है, सोडियम का जो क्रिस्टल है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, सॉफ्ट क्रिस्टल होता है, उसको हम हीट देंगे। ठीक है, तो सोडियम किस में तब्दील होगा बेटा, गैस में। इसको हीट को क्या कहते हैं बेटा, ये पॉजिटिव की होगी वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव की होगी, एंडोथर्मिक चेंज है ये, इसको कहते हैं हीट ऑफ सब्लिमेशन। इस हीट को क्या कहेंगे हम, हीट ऑफ सब्लिमेशन। इसकी कोई ना कोई वैल्यू है। ठीक है, बोरून हाइपर साइकिल के अंदर इसकी वैल्यू भी गिवन है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड की हीट ऑफ सब्लिमेशन मतलब सोडियम का 1 मोल, उसको सब्लिमेट करने के लिए कितनी हीट चाहिए। और ये एंडोथर्मिक चेंज है बेटा, हीट की वैल्यू प्लस की होगी, हीट एब्जॉर्ब होगी, और जिसको हम कहते हैं हीट ऑफ सब्लिमेशन। ठीक है बेटा, नंबर 1। अब सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, सोडियम जो गैस वाले फॉर्म में है उसको आयनाइज कर देते हैं, गैसेस आयन बन गया। बेटा सोडियम जो गैस वाले फॉर्म में था वो क्या हो गया, आयनाइज हो गया, सोडियम आयन बन गया। सोडियम गैसेस आयन बनाए बेटा, सोडियम गैसेस आयन बन गया है। और उसके लिए जो हीट सप्लाई की जाती है यह 495 या 496 है किलो जूल पर मोल। ठीक है, इसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ये बेटा आयोनाइजेशन पोटेंशियल है। ये सेकंड स्टेप हो गया। बताइए सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन हो रही है कि सोडियम सॉलिड फॉर्म में था,
उसको हमने सब्लिमेट किया, गैस में तब्दील किया, और वो हीट पॉजिटिव की होगी, एंडोथर्मिक चेंज होगी, सब्लिमेशन। उसके बाद आयोनाइज किया, ये भी एंडोथर्मिक चेंज है। अब क्लोरीन, बेटा क्लोरीन है हाफ मोल, अच्छा क्लोरीन का हाफ मोल लेंगे हम, क्लोरीन गैस का आधा मोल लेंगे बेटा, क्लोरीन गैस का हाफ मोल, इसको डिसोसिएट करेंगे, ये बनेगा हाफ मोल क्लोरीन गैस को हम डिसोसिएट करके क्या बनाएंगे, क्लोरीन एटम बना लेंगे। ठीक है, इसको क्या कहते हैं बेटा, हीट ऑफ डिसोसिएशन, हीट ऑफ डिसोसिएशन भी कहते हैं, या हीट ऑफ एटमाइजेशन, क्योंकि एटम को मॉलिक्यूल में से एटम को अलग कर दिया हमने, मॉलिक्यूल को तोड़कर हमने क्या बना दिया, एटम बना दिया। तो ये वैल्यू भी प्लस की होगी, मगर ये हाफ मोल की लेंगे वैल्यू, पूरे मोल की नहीं लेंगे बेटा। क्लोरीन का हाफ मोल को डिसोसिएट करेंगे, एटम का हमने एक मोल बनाना है, तो क्लोरीन का हमने हाफ मोल लेना है मॉलिक्यूल का, इसको एटम में डिसोसिएट कर दिया, डेल्टा एच की वैल्यू ये भी पॉजिटिव की होगी, एंडोथर्मिक चेंज होगी, जिसको कहते हैं हीट ऑफ डिसोसिएशन। या एटमाइजेशन भी कह सकते हो। अब चौथा स्टेप में क्या होगा बेटा, चौथे स्टेप में ये होगा कि क्लोरीन जो गैस है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, और लूज कौन करेगा, सोडियम, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्लोरीन वो गैस गेन करेगी, क्लोरीन एटम गेन करेगा और बनाएगा क्लोराइड आयन बना लेगा, नेगेटिव आयन बनाएगा, और एनर्जी रिलीज करेगा -348 किलो जूल। और इस एनर्जी को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है बेटा, अब क्या होगा, चौथा स्टेप क्या होगा, अब ये पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन मिलकर आयोनिक सॉलिड बना लेंगे, ये पॉजिटिव आयन और ये नेगेटिव आयन मिलकर क्या बनाएंगे। तो बेटा एक स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप। ठीक है, तो पांचवा स्टेप भी मैं यहां पे लिख देता हूं। पांचवा स्टेप, ये देखो फिफ्थ स्टेप है, जिसके अंदर सोडियम आयन गैस फॉर्म में, क्लोराइड आयन गैस फॉर्म में मिलकर क्या बनाएंगे, सोडियम क्लोराइड सॉलिड बना लेंगे। बेटा सोडियम आयन का एक मोल, क्लोराइड आयन का भी एक मोल मिलकर क्या बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड सॉलिड बना लेंगे। सोडियम आयन का एक मोल, क्लोराइड आयन का एक मोल मिलकर क्या बनाएंगे, सोडियम क्लोराइड सॉलिड बना लेते हैं, और एनर्जी रिलीज करते हैं, जिस एनर्जी को हम कहते हैं लेट्स एनर्जी, और वैल्यू कितनी है, -788 किलो जूल पर मोल। अच्छा, इस एनर्जी को क्या कहते हैं, लेट्स एनर्जी कहा जाता है। आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं मैं, आयोनिक सॉलिड के अंदर लेट्स एनर्जी के 1 मोल पॉजिटिव आयन का, 1 मोल नेगेटिव आयन का अपने आप को अरेंज करता है। 1 मोल पॉजिटिव आयन का होगा, 1 मोल नेगेटिव आयन का होगा, ये अपने आप को डेफिनेट पैटर्न में अरेंज करेगा। NaCl है तो अपने आप को क्यूबिक पैटर्न में अरेंज करेगा। अगर और कोई कंपाउंड है आयोनिक कंपाउंड, तो अपने आप को उसी ज्योमेट्री के अंदर वो अपने आप को क्या करेगा, अरेंज करेगा और एनर्जी रिलीज करेगा। उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, लेट्स एनर्जी कहते हैं, क्योंकि क्रिस्टल सॉलिड बन जाता है। और यही वो एनर्जी है जो कंपाउंड को स्टेबिलिटी देती है, कंपाउंड को स्टेबल बना लेती है। अगर लेट्स एनर्जी ज्यादा है बेटा, लेट्स एनर्जी हाई है और जो सॉल्वेशन एनर्जी वो लो है, तो कंपाउंड डिजॉल्व नहीं होगा पानी के अंदर, मतलब सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व नहीं होगा वो, क्योंकि यहाँ पे सॉल्वेंट हम वाटर लेते हैं। ठीक है, सॉल्वेंट बेटा यूजुअली जो आयनिक कंपाउंड के लिए होता है वाटर होता है, तो उस एनर्जी को हम कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। तो दो एनर्जीज हो गई, एक लेट्स एनर्जी है और दूसरा है हाइड्रेशन एनर्जी। अगर लेट्स एनर्जी हाई है, लेट्स एनर्जी ज्यादा है हाइड्रेशन एनर्जी से, तो वो कंपाउंड पानी के अंदर डिजॉल्व नहीं होगा, सोल्युबिलिटी लो होगी। तो बेटा जिस कंपाउंड की लेट्स एनर्जी हाई है उसकी सोल्युबिलिटी लेस होती है। ठीक है, तो ये लेट्स एनर्जी है जब पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन मिलकर सोडियम सॉलिड बना लेते हैं। तो ये है अमाउंट ऑफ एनर्जी
released when 1 mole of gaseous positive ion and 1 mole gaseous negative ion combine to form crystal solid। बेटा एक मोल पॉजिटिव आयन का एक मोल नेगेटिव आयन का मिलकर जब क्रिस्टल सॉलिड बनाते हैं तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम कहते हैं लेट्स एनर्जी। अगर लेट्स एनर्जी हाई है बेटा, लेट्स एनर्जी हाई है तो सोल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी। और लेट्स एनर्जी का हाई कब होती है बेटा, लेट्स एनर्जी हाई तब होती है जब आयन का साइज छोटा हो, चार्ज बड़ा हो। आयन का साइज छोटा हो और चार्ज बड़ा हो तो लेट्स एनर्जी ज्यादा होगी। देखो आयन का साइज छोटा साइज हो और चार्ज ग्रेटर हो, उसके ऊपर ज्यादा चार्ज हो तो पॉजिटिव नेगेटिव आयन के दरमियान अट्रैक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा और वो कंपाउंड पानी के अंदर डिसॉल्व भी नहीं होगा, उसकी सोल्युबिलिटी कम होगी। तो ये नोट कर दो कि कंपाउंड की जो सोल्युबिलिटी है वो डिपेंड करते हैं लेट्स एनर्जी पे। जितनी वैल्यू लेट्स एनर्जी का हाई होगी उतनी सोल्युबिलिटी कम होगी, जितनी लेट्स एनर्जी हाई होगी सोल्युबिलिटी उतनी कम होती है। और लेट्स एनर्जी हाई तब होती है जब आयन का साइज छोटा हो, चार्ज बड़ा हो। साइज छोटा और चार्ज बड़ा होता है तब लेट्स एनर्जी हाई होती है। तो ये बेटा था आयनिक कंपाउंड के हवाले से, ठीक है। तो आयनिक कंपाउंड में ये पूरा बोरोन हाइबर साइकिल है, ठीक है, जिसमें ये पूरा बताता है कि सोडियम पहले सॉलिड फॉर्म में होता है, उसको गैस में कन्वर्ट करते हैं, सब्लिमेशन करते हैं, एनर्जी अब्जॉर्ब होती है और फिर सोडियम जो गैस वाला है एटम है वो आयनाइज हो जाता है, उस एनर्जी को आयन से पोटेंशियल कहते हैं। फिर क्लोरीन जो हमें नॉर्मली मिलता है गैस वाले फॉर्म में, उसका हमने हाफ मोल लेना गैस का, उसको डिसोसिएट करके एटम बनाना है, क्लोरीन एटम बन गया। इस एनर्जी को कहते हैं हीट ऑफ डिसोसिएशन या एटमाइजेशन भी कह सकते हो। और फिर क्या हुआ, क्लोरीन जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है और नेगेटिव आयन बनाता है, फिर पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन मिलकर आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। तो ये जो भी आयनिक कंपाउंड है ये पूरा प्रोसेस है जिसके अंदर पॉजिटिव और जो नेगेटिव, पहले पॉजिटिव आयन बनते हैं, दूसरा नेगेटिव आयन बनता है, उसके बाद पॉजिटिव और नेगेटिव आयन कंबाइन होकर आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, क्रिस्टल बनाते हैं वो, ठीक है। तो ये बेटा आयनिक कंपाउंड है। KCl में भी ऐसे ही होगा, पोटेशियम क्लोराइड में भी ऐसे होगा, जितने भी आयनिक कंपाउंड है वो इस तरह ही बनते हैं, केटाइन और एनाइन। पहले केटाइन बनेगा, दूसरे बाद एनाइन बनेगा, फिर केटाइन और एनाइन के दरमियान जो फोर्स अट्रैक्शन होती है उस बॉन्ड को हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। और जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, आयनिक बॉन्ड बेटा सब बॉन्ड से, जितने बॉन्ड हमसे सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, स्ट्रांग जो बॉन्ड है सबसे ज्यादा वो आयनिक बॉन्ड है। आयनिक के बाद जो होता है वो कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड है, जिसके अंदर दोनों कैरेक्टर हैं, कोवैलेंट भी है और आयनिक भी है। उसके बाद कोवैलेंट बॉन्ड है, उसके बाद मेटलिक है, ठीक है। उसके बाद जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उनमें सबसे स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बाद बाकी जो वंडर वाल्स फोर्सेस हैं वो हैं जिनमें डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है, या जो बाकी आयन डायपोल है, या आखिर में जो वीक में वीकर फोर्सेस होती है वो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस है, जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है, हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, या जो नॉन पोलर गैसेस है उनके बीच में होती है, वो सबसे वीक है। तो ये तो हो गया आयनिक कंपाउंड। अब आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज कौन सी हैं, हालांकि इसके अंदर साथ में नहीं लिखा हुआ है, सिंध के सिलेबस में आयनिक कंपाउंड के बाद उसकी प्रॉपर्टीज भी लिखी हुई हैं, मगर इनके अंदर जितने भी प्रॉपर्टीज हैं उनको आखिर में जिक्र किया गया है। मतलब आयनिक कंपाउंड, कोवैलेंट कंपाउंड, सबकी प्रॉपर्टीज को मिलाकर बताया गया है। मगर मैं आपको बता देता हूं, दोबारा वो भी पढ़ा दूंगा आप लोगों को कि आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज कैसी होंगी, किस तरह की होती है, वर्बली आपको बता देता हूं। और फिर आखिर में उसकी जो कलेक्टिवली तीनों कंपाउंड मतलब जो ना की साथ साथ लिखी हुई है प्रॉपर्टीज, आखिर में आयनिक कंपाउंड की, कोवैलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज लिखी हुई तो पढ़ा दूंगा आपको मैं। तो पहली बात ये कि अकेला पॉजिटिव आयन अकेले नेगेटिव आयन के साथ कभी नहीं कंबाइन होगा। मतलब आप अकेला सोडियम आयन और अकेला क्लोराइड आयन मिलकर आयनिक कंपाउंड नहीं बनेगा। आयनिक कंपाउंड के अंदर नेटवर्किंग होती है पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की, ठीक है। आयनिक कंपाउंड को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में एक्सप्रेस नहीं कर सकते,
आयनिक कंपाउंड मॉलिक्यूल्स के बने हुए नहीं होते। अगर कोई बोले कि भाई आयनिक कंपाउंड मॉलिक्यूल्स के बने हुए नहीं है, कोवैलेंट कंपाउंड मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं। जो कोवैलेंट कंपाउंड्स हैं बेटा वो मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं, आयनिक कंपाउंड मॉलिक्यूल्स के बने नहीं होते हैं, आयंस के बने होते हैं। और आयंस में नेटवर्किंग होती है। इनको हम शो करते हैं एम्पिरिकल फार्मूला से, ठीक है, सिंपलेस्ट फार्मूला से शो करते हैं, जिसको कहते हैं एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है। एम्पिरिकल फार्मूला से इनको शो किया जाता है। अब मैं आपको बता दूं कि आयनिक कंपाउंड में एक सोडियम आयन है तो उसके सराउंडिंग में 6 क्लोराइड आयन है, और क्लोराइड आयन के गिर्द 6 सोडियम आयन है। तो इसका मतलब है पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के दरमियान स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अगर इनका रेशियो निकालेंगे तो 1:1 आएगा। एक सोडियम के गिर्द 6 क्लोराइड, क्लोराइड के गिर्द 6 सोडियम। तो इनका जो एम्पिरिकल फार्मूला बनेगा या सिंपलेस्ट फार्मूला बनेगा वो NaCl ही होगा। और आयनिक कंपाउंड को एम्पिरिकल फार्मूला से शो किया जाता है या सिंपलेस्ट फार्मूला से शो किया जाता है। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो हार्ड सॉलिड होते हैं, हार्ड सॉलिड। कोई भी आयनिक कंपाउंड आपको लिक्विड फॉर्म में नहीं मिलेगा, कोई भी आयनिक कंपाउंड आपको गैस वाले फॉर्म में नहीं मिलेगा, सबके सब आपको सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे जिनमें फोर्स अट्रैक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। आयनिक कंपाउंड नॉन डायरेक्शनल है बेटा, जो आयनिक कंपाउंड्स हैं वो नॉन डायरेक्शनल है, ठीक है। कोवैलेंट कंपाउंड डायरेक्शनल है। देखो आयनिक कंपाउंड नॉन डायरेक्शनल, जबकि कोवैलेंट कंपाउंड जो होते हैं रिजिड और डायरेक्शनल है। आयनिक कंपाउंड आइसोमर्स नहीं बनाते, जबकि कोवैलेंट कंपाउंड जो है वो आइसोमर्स भी बनाते हैं, जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है मगर स्ट्रक्चरल फार्मूला चेंज होता है, जो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ कर आए थे, ठीक है। अच्छा, आयनिक कंपाउंड जो है क्योंकि इनमें फोर्स अट्रैक्शन स्ट्रांग होती है तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। बेटा जो आयनिक कंपाउंड्स हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं, हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव आयन के दरमियान फोर्स अट्रैक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट 801 डिग्री सेंटीग्रेड है, मतलब बहुत हाई है सोडियम क्लोराइड, ठीक है। इससे आयनिक कंपाउंड का इससे भी ज्यादा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है। ये तो मैंने एग्जांपल के तौर पर आपको बता दिया। तो आयनिक कंपाउंड जो है उनको ब्रेक करने के लिए ज्यादा थर्मल एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तोड़ने के लिए। आयनिक कंपाउंड पानी के अंदर सोल्यूबल है या पोलर सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूबल है, मतलब आयनिक कंपाउंड पोलर सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूबल है या पानी के अंदर सोल्यूबल है। पानी भी पोलर है, ठीक है, क्योंकि पानी का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होता है इसलिए पानी आयनिक कंपाउंड को जल्दी डिजॉल्व कर देता है। अच्छा, जब ये पानी के अंदर डिजॉल्व होते हैं तो आयंस और पानी के दरमियान इंटरेक्शन होती है। जो आयंस हैं पॉजिटिव नेगेटिव आयन जो होते हैं वाटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। इंटरेक्शन के दौरान एनर्जी रिलीज करते हैं, जिस एनर्जी को हम कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। अगर और कोई सॉल्वेंट हमने यूज किया है, वाटर की जगह पे और कोई सॉल्वेंट है, तो उस एनर्जी को हम कहते हैं साल्वेशन एनर्जी। साल्वेशन एनर्जी तब रिलीज होती है जब सॉल्वेंट इंटरेक्ट करता है सोल्यूट के आयन के साथ। बेटा सोल्यूट के आयन है ना, उनके साथ सॉल्वेंट का इंटरेक्शन होगा और इंटरेक्शन के दौरान एनर्जी रिलीज होगी। अब देखो सोडियम आयन है तो उसको वाटर का नेगेटिव पोर्शन इंटरेक्ट करेगा ऑक्सीजन, और जो क्लोराइड आयन होगा उसके साथ वाटर का पॉजिटिव पोर्शन इंटरेक्ट करेगा हाइड्रोजन, और इंटरेक्शन के दौरान एनर्जी रिलीज करेंगे, जिस एनर्जी को हम कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। अगर सॉल्वेंट वाटर है, अगर और कोई सॉल्वेंट तो सॉल्वेशन एनर्जी कहते हैं। और वो सॉल्वेशन एनर्जी या हाइड्रेशन एनर्जी ओवरकम हो जाती है लेट्स एनर्जी पे। ओवरकम का मतलब हावी हो जाती है लेट्स एनर्जी पे, तो वो कंपाउंड पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। अगर लेट्स एनर्जी जो है वो हाई है और सॉल्वेशन एनर्जी इनसफिशिएंट है, कम है, तो वो कंपाउंड पानी के अंदर हल नहीं होगा, इनसोल्युबल होगा, पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होगा। जैसे कैल्शियम फ्लोराइड पानी के अंदर हल नहीं होता, कैल्शियम सल्फेट पानी के अंदर हल नहीं होगा, कैल्शियम फास्फेट पानी के अंदर हल नहीं होता। इससे बेरियम सल्फेट पानी के अंदर हल नहीं होता, बेरियम फास्फेट पानी के अंदर हल नहीं होगा, बेरियम फ्लोराइड भी पानी के अंदर हल नहीं होगा। स्ट्रोंशियम फास्फेट, स्ट्रोंशियम सल्फेट, स्ट्रोंशियम फ्लोराइड ये पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होते, क्योंकि इनकी लेट्स एनर्जी हाई है। इनकी जो लेट्स एनर्जी है ना वो क्या है, बहुत हाई है। और पानी की जो सॉल्वेशन एनर्जी है या हाइड्रेशन एनर्जी है वो इनसफिशिएंट होती है, इन कंपाउंड को डिसॉल्व नहीं कर पाएगी, तो ये पानी के अंदर इनसोल्युबल होंगे, ये पानी के अंदर हल ही नहीं होंगे, क्योंकि लेट्स एनर्जी कम है। तो इसका मतलब है यहाँ लेट्स एनर्जी का रोल है। अगर लेट्स एनर्जी हाई है तो सोल्युबिलिटी कम होगी, ठीक है, कंपाउंड्स की। आयनिक कंपाउंड जो है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर भी डिसॉल्व नहीं होते, नॉन पोलर जो सॉल्वेंट है उनके अंदर भी डिसॉल्व नहीं होते। नॉन पोलर सॉल्वेंट कौन से, बेंजीन के अंदर हल नहीं होंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर डिसॉल्व नहीं होंगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट है। क्योंकि आयंस और नॉन पोलर के दरमियान कोई इंटरेक्शन होती नहीं है, इसलिए वो पानी के अंदर हल ही नहीं होंगे। अब बेंजीन के अंदर अगर सोडियम क्लोराइड को डाल दोगे हल ही नहीं होगा,
या सोडियम क्लोराइड को कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर डिसॉल्व तो हल ही नहीं होगा, क्योंकि इंटरेक्शन नहीं होती। आयंस और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोई इंटरेक्शन होगी नहीं, आयंस को नॉन पोलर के मॉलिक्यूल इंटरेक्ट नहीं करेंगे, इसलिए हल नहीं होंगे वो कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं बेटा। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, मगर सॉल्यूशन के फॉर्म में। अभी पढ़ाया था आपको मैंने कि आयनिक कंपाउंड जो होते हैं NaCl या जो भी आयनिक कंपाउंड है, सॉलिड फॉर्म में है तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास करते बेटा, सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास होती है इनमें। जब इनका हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाती है, पास हो जाती है। क्यों? आयन सेपरेटेड हो जाते हैं, आयन सेपरेट हो जाते हैं, आयन्स अलग अलग हो जाते हैं, और आयन्स फ्रीली मूव करते हैं, और फ्री मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब है आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रोलाइट होंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास होगी इनमें, मगर सॉल्यूशन के फॉर्म में, मोल्टन फॉर्म में या फ्यूज फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में नहीं। ठीक है, तो ये आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज थी, आखिर में दोबारा मैं आपको पढ़ा दूंगा। अब आते हैं कोवैलेंट बॉन्ड पे। बेटा कोवैलेंट बॉन्ड, देखो आयनिक बॉन्ड के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था कि आयनिक बॉन्ड जो होता है वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, एक एटम लूज करता है दूसरा गेन करता है, जबकि कोवैलेंट बॉन्ड में ऐसी ट्रांसफर नहीं होती इलेक्ट्रॉन्स की। कोवैलेंट बॉन्ड में जो दो एटम होते हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर करते हैं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। तो बेटा कोवैलेंट जो बॉन्ड बनेगा वो बनता है शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन। दो एटम है या दो से ज्यादा एटम है, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, और शेयरिंग करके अपना शेल को पूरा कर देते हैं, अपने ऑक्टेट को पूरा कर देते हैं। ठीक है, और जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे। तो द बॉन्ड व्हिच इज फाउंड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। ऐसा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बने, जो इलेक्ट्रॉन की शरकदारी से बने, उस बॉन्ड को क्या कहते हैं बेटा, कोवैलेंट बॉन्ड। अगर शेयरिंग हुई है एक पेयर की तो बनेगा सिंगल बॉन्ड, अगर शेयरिंग हुई है दो पेयर की तो बनेगा डबल बॉन्ड, अगर शेयरिंग हुई है तीन पेयर की तो बनेगा ट्रिपल बॉन्ड। और शेयरिंग क्या करती है, एटम्स को क्लोज कर देती है, एटम्स को करीब कर देती है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा हो जाती है। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड टू न्यूक्लियाई, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और दो न्यूक्लियाई के दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा होती है, जिसको हम कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। तो देखो पहले डेफिनेशन, उसके बाद और एग्जांपल, उसके बाद पोलर और नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड भी हम पढ़ लेंगे। तो बेटा आते हैं कोवैलेंट बॉन्ड पे। द बॉन्ड bond which is formed by sharing of electron is called covalent bond। बेटा ऐसा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग से बने, ऐसा बॉन्ड जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हो, उसी से बॉन्ड बने, उस बॉन्ड को क्या कहते हैं बेटा, कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। जो बॉन्ड शेयरिंग से बनता है उसको क्या कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, ठीक है, उसके बाद भी 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 4 6 1 7। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है बेटा अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको क्या कहेंगे हम, ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। बेटा अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। देखो जो पहला के वाला क्लोरीन है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। तो वो क्या करते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे। याद कर लो कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है, क्योंकि पेयर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से तो बनता है डेटिव बॉन्ड, तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। ठीक है, तो अब देखो अनपेयर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं ये, और दोनों का शेल पूरा हो जाता है। देखो
इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, तो इस पेयर को कहते हैं शेयर्ड पेयर। बेटा ये पेयर क्या कहलाता है? शेयर्ड पेयर कहलाता है, क्योंकि दो क्लोरीन के दरमियान शेयरिंग हुई है। बेटा दो क्लोरीन है जिनके बीच में शेयरिंग हो रही है, और शेयर्ड पेयर को इधर भी काउंट करेंगे हम। ये जो शेयर्ड पेयर इधर काउंट होगा, बेटा ये शेयर्ड पेयर इस तरफ काउंट होगा, इसके 8 पूरे हो जाएंगे। ये शेयर्ड पेयर इधर काउंट होगा, इसके भी 8 पूरे हो जाएंगे। इसका मतलब है दोनों का जो 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाते हैं, दोनों को ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, और बनेगा सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। बेटा ये बन गया सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, और एनर्जी रिलीज करेंगे, ये एनर्जी रिलीज होगी जिस एनर्जी को हम कहते हैं बॉन्ड एनर्जी। और इसकी जो बॉन्ड एनर्जी है बुक में लिखी मैंने 244 है किलो जूल। एक जगह 242 भी लिखा हुआ है क्लोरीन की जो बॉन्ड एनर्जी, एक जगह 242 भी लिखा हुआ है, एक जगह 244 भी लिखा हुआ है। मगर 244 या 242 इसकी बॉन्ड एनर्जी है। जब ये बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है। इस बॉन्ड को अगर तोड़ना चाहते हैं आप लोग, एनर्जी इतनी देनी पड़ेगी, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी बेटा जो है, एनर्जी रिलीज होती है जब बॉन्ड बनता है। जब दो एटम मिलकर बॉन्ड बनाते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, और फिर उतनी एनर्जी इसको देनी पड़ती है बॉन्ड को तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए। 242 देंगे तो बॉन्ड टूट जाएगा और दोनों एटम अलग हो जाएंगे। तो ये सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है। अब क्या हुआ, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा हुई है। बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा हुई है किसके बीच में? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 न्यूक्लियाई। शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, बीच में शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है और 2 न्यूक्लियाई के दरमियान। तो उस बॉन्ड को क्या कहते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। तो बेटा कोवैलेंट बॉन्ड जो है एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड 2 न्यूक्लियाई। ये शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन का है और 2 न्यूक्लियाई के बीच में, उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। तो देखो दूसरी डेफिनेशन है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन shared pair of electron and 2 nuclei is called कोवैलेंट बॉन्ड। इसको क्या पढ़ेंगे बेटा? कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं कि भाई फोर्स अट्रैक्शन पैदा हुई है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 न्यूक्लियाई, 2 न्यूक्लियाई के दरमियान, और ये शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन और 2 न्यूक्लियाई हैं। 2 क्लोरीन के न्यूक्लियाई जो पॉजिटिव हैं और शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो ये बेटा इलेक्ट्रॉन से नेगेटिव हैं और जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिव हैं, उनके दरमियान फोर्स अट्रैक्शन पैदा हुई जिसको हम क्या कहते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड एटम को क्लोज कर देता है, करीब लाता है, और जब एटम क्लोज आते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। जो आपको पढ़ाया था शुरुआत में मैंने कि जब ये एटम क्लोज आते हैं तो एनर्जी को रिलीज, फोर्स अट्रैक्शन पैदा होती है, एनर्जी रिलीज हो जाती है और उनकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है। ठीक है, एनर्जी रिलीज हो गई और फिर तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाकर बॉन्ड टूटेगा, अदरवाइज बॉन्ड नहीं टूटेगा। अब आते हैं हाइड्रोजन में कैसे बॉन्ड बनेगा बेटा? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरे हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन। ये क्या करते हैं? शेयरिंग करते हैं। इसका शेल पूरा हो गया, इसका भी शेल पूरा हो गया, क्योंकि इनका शेल 2 इलेक्ट्रॉन पे कंप्लीट हो जाता है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन ऑक्टेट रूल को ओबे नहीं करता बेटा, हाइड्रोजन जो है वो ऑक्टेट रूल को ओबे नहीं करता। इसके अंदर जो शेल है वो 2 इलेक्ट्रॉन पे कंप्लीट होता है, डबलेट। और इस पेयर को क्या कहते हैं? शेयर्ड पेयर। और नतीजा क्या होगा? सिंगल बॉन्ड बनेगा और एनर्जी रिलीज होगी 436 या 435।
ठीक है बेटा, 436 शायद फेडरल बुक में लिखी हुई है वैल्यू, और 435 सिंध की बुक में लिखी हुई है वैल्यू। तो इतनी एनर्जी रिलीज होती है, इसका मतलब है तोड़ने के लिए इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी आपको। 435 किलो जो तोड़ देंगे तब जाकर इसका बांड टूटेगा, अदरवाइज इनका बांड नहीं टूटेगा। ठीक है, इसका मतलब है हाइड्रोजन का बांड ज्यादा मजबूत है क्लोरीन के बांड से, क्योंकि क्लोरीन की वैल्यू कम है बांड एनर्जी, हाइड्रोजन की बांड एनर्जी ज्यादा है। ठीक है, तो ये हो गया बेटा सिंगल बांड। बांड एनर्जी से बांड की मजबूती का पता चलता है कि जितनी एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी उतना बांड ज्यादा स्ट्रांग बनेगा, उतना ज्यादा बांड मजबूत बनेगा उनका आपस में। ठीक है, तो बांड की जो स्ट्रेंथ है उसका पता बांड एनर्जी से चलता है। ठीक है, अब देखो एटम सिंगल बांड भी बनाते हैं, एक पेयर की शेयरिंग से सिंगल बांड बनेगा, दो पेयर की शेयरिंग होगी तो डबल बांड बनेगा, और तीन पेयर की शेयरिंग होगी तो ट्रिपल बांड बनेगा। तो इसका मतलब एटम सिंगल बांड भी बनाते हैं, डबल भी बनाते हैं, ट्रिपल भी बनाते हैं। ठीक है, और जो बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स, ये दो इलेक्ट्रॉन्स बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक स्पिन क्लॉकवाइज होगी, दूसरे की एंटी क्लॉकवाइज होगी। ये बेटा इलेक्ट्रॉन है, स्पिन अगर इसकी एक क्लॉकवाइज है दूसरे की एंटी क्लॉकवाइज होगी, ये इलेक्ट्रॉन की स्पिन होगी। जो बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें एक क्लॉकवाइज होता है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होता है, दोनों की स्पिन एक जैसी नहीं होगी, डिफरेंट स्पिन होगी। अब आते हैं फॉर्मेशन ऑफ O2 मॉलिक्यूल। O2 मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन, जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है उसकी फॉर्मेशन। ठीक है बेटा, ऑक्सीजन इसके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6। देखो अनपेयर्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं बेटा। देखो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz2। तो अब मैं बता देता हूं कि px py pz 3 ऑर्बिटल्स हैं। पी में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, पी में ऑक्सीजन के पी में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, किसी को भी डबल कर दो, 2 इलेक्ट्रॉन फिर भी अनपेयर्ड होंगे। इधर देखो 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, px py वाला, या कोई भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है 1s2 2s2 2px2 2py1 2pz1, 2 इलेक्ट्रॉन फिर भी अनपेयर्ड हो गए। अच्छा, यहां पे भी ऑक्सीजन है, ठीक है, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, इस ऑक्सीजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड, इस ऑक्सीजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड, तो टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 हो गए बेटा। टोटल जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी तादाद 4 हो गई है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये शेयरिंग करेंगे आपस में। ठीक है बेटा, और दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक साइड पर आ जाएंगे, ऑक्सीजन के जो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं एक साइड पर आ जाएंगे, दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक साइड पर आ गए। अच्छा, दूसरे ऑक्सीजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, एक साइड पर आ जाएंगे। ठीक है, अब ये 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं। देखो शेयरिंग हुई है 2 इलेक्ट्रॉन पेयर की बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हुई है। देखो ये 4 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में हिस्सा ले रहे हैं। अगर पूछा जाए ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए दे रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरा ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल किलोजूल पर मोल, ये इसकी बांड एनर्जी है। बांड को तोड़ने के लिए इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, इसका मतलब है ऑक्सीजन में डबल बांड बनाए
और एनर्जी रिलीज हुई 498 किलो जूल। अब आते हैं नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल। बेटा नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन, तो नाइट्रोजन के पास अनपेयर्ड 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। देखो बेटा नाइट्रोजन के पास 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। देखो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, 2pz1। बेटा नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, 2pz1। px में भी एक, py में भी एक, pz में भी एक। इधर देखो 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। अच्छा दूसरे नाइट्रोजन के पास भी कितने होंगे बेटा? 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके पास भी। इधर देखो इलेक्ट्रॉन्स के पास भी अनपेयर्ड 3 है, इसके पास भी 3 इलेक्ट्रॉन्स है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। नाइट्रोजन क्या करता है बेटा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। इधर देखो इसके पास भी 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो गए, इसके पास भी 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो गए, उनकी शेयरिंग कर रहे हैं आपस में। ये 8 इलेक्ट्रॉन इसके पूरे हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन इसके पूरे हो गए। देखो ये इलेक्ट्रॉन बीच वाले हैं, इधर भी काउंट होंगे। 6 और 2 8, 6 और 2 कितने हो गए? 8 हो गए। तो ये बनेगा ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन के दरमियान। और एनर्जी कितनी रिलीज होगी? -946। बहुत ज्यादा हाई एनर्जी है, किलो जूल पर मोल। इसका मतलब है तोड़ने के लिए इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी 946 ट्रिपल बॉन्ड के लिए। अब आते हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड सिंगल भी है, डबल भी है, ट्रिपल भी है। तो बेटा ट्रिपल बॉन्ड में जो कोवैलेंट बॉन्ड तो शॉर्टेस्ट होता है, बॉन्ड लेंथ शॉर्ट है। बेटा कोवैलेंट बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है ट्रिपल बॉन्ड में वो शॉर्टेस्ट होती है। इधर देखो अब देखो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी बनता है, कार्बन में भी ट्रिपल बॉन्ड बनता है, कार्बन में डबल बॉन्ड भी बनता है, कार्बन में सिंगल बॉन्ड भी बनता है। तो जो ट्रिपल बॉन्ड होता है कार्बन, उसकी बॉन्ड लेंथ शॉर्ट होती है, बॉन्ड लेंथ कम होती है, बॉन्ड मजबूत हो जाता है और उसको तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ती है। देखो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, इसकी जो बॉन्ड लेंथ है 1.20 है एंगस्ट्रॉम बॉन्ड लेंथ। और बॉन्ड एनर्जी है 820। देखो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है इसकी। बेटा कार्बन कार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ शॉर्ट हो गई 1.20, एनर्जी ज्यादा हो गई। ठीक है, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड को देख लो, जो बॉन्ड लेंथ है 1.10 है और एनर्जी कितनी हो जाती है 946 किलो जूल पर मोल, इसको तोड़ने के लिए एनर्जी। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड 1.34। अब देखो इसको कंपेयर करो कार्बन के ट्रिपल बॉन्ड के साथ, तो उसकी बॉन्ड लेंथ लॉन्गर है। बेटा डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ लॉन्गर है, एनर्जी भी कम है इसकी, फिर 598 किलो जूल पर मोल। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड
1.54 बॉन्ड लेंथ और एनर्जी 347 है किलो जूल पर मोल। तो आपने देखा होगा, नोट किया होगा कि कार्बन कार्बन जो सिंगल बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ लॉन्गर है। बेटा बॉन्ड लेंथ लॉन्गर बॉन्ड लेंथ है, लंबी बॉन्ड लेंथ है, तो बॉन्ड भी वीक है। डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ शॉर्ट है, एनर्जी ज्यादा है। ट्रिपल बॉन्ड का और बॉन्ड लेंथ शॉर्ट है, एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ मल्टीपल बॉन्ड मोर, मल्टीपल का मतलब डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, तो बॉन्ड एनर्जी बेटा मल्टीपल बॉन्ड इज मोर। सिंगल बॉन्ड। ठीक है, बॉन्ड जी ट्रिपल बॉन्ड की या डबल बॉन्ड की ज्यादा होती है सिंगल बॉन्ड से। ठीक है, रीजन उसका क्योंकि बॉन्ड शॉर्ट है। ठीक है, और बॉन्ड एनर्जी क्या होगी बेटा? बॉन्ड लेंथ ऑफ मल्टीपल बॉन्ड शॉर्टेस्ट, मल्टीपल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है शॉर्टेस्ट होती है सिंगल बॉन्ड से। ठीक है, मगर ये हर जगह सही नहीं होता बेटा, ये हर जगह बात सही नहीं होती है। हाइड्रोजन की जो बॉन्ड लेंथ है हाइड्रोजन की 0.75 है एंगस्ट्रॉम। ठीक है, हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ शॉर्टेस्ट है क्योंकि हाइड्रोजन का एटम छोटा है, इसलिए इसकी बॉन्ड लेंथ भी कम है। HF की जो बॉन्ड लेंथ है वो 0.92 एंगस्ट्रॉम है HF की, ये भी कम है। तो ये मत समझें कि भाई ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड शॉर्टेस्ट है। बेटा सिंगल बॉन्ड जो है उनकी भी बॉन्ड शॉर्टेस्ट होती है पोलर बॉन्ड की, HF पोलर बॉन्ड है। और हाइड्रोजन के जो बॉन्ड लेंथ है वो भी कम है क्योंकि हाइड्रोजन का एटम छोटे हैं, इसलिए हाइड्रोजन का एटम छोटा है इसलिए उसकी बॉन्ड शॉर्ट है। और इसका ये मतलब नहीं है कि उसकी कोई बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा होगी। हाँ, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है इनकी, मगर नाइट्रोजन के ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा नहीं है इनकी एनर्जी, क्योंकि नाइट्रोजन में 3 बॉन्ड है। बेटा नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में 3 बॉन्ड, इसलिए इसकी बॉन्ड एनर्जी बढ़ जाती है। इसमें एक बॉन्ड है मगर एक भी बहुत मजबूत बॉन्ड है इसका भी। इस एक बॉन्ड एनर्जी 436 है, इसकी एक बॉन्ड की एनर्जी 565 किलो जूल है। बेटा जो उनकी बॉन्ड एनर्जी है इसकी बॉन्ड एनर्जी कितनी है? 436। इसकी बॉन्ड एनर्जी कितनी है? 565 किलो जूल पर मोल। क्योंकि ये पोलर बॉन्ड है इसलिए इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है HF का। ठीक है, और इसकी बॉन्ड लेंथ भी शॉर्टेस्ट है। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है बॉन्ड लेंथ के हवाले से और पूछा जाता है भाई नाइट्रोजन का जो ट्रिपल बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ है 1.10 और एनर्जी 946 किलो जूल। ठीक है, तो बेटा इसका मतलब है अगर आपको तीनों को कंपैरिजन दिया जाए और बॉन्ड लेंथ का पूछा जाए तो बॉन्ड लेंथ इसकी शॉर्टेस्ट होगी, उसके बाद इसकी होगी शॉर्टेस्ट, उसकी उसके बाद इसकी आएगी। मतलब सबसे ज्यादा शॉर्टेस्ट इसकी बॉन्ड लेंथ है, इसकी बॉन्ड लेंथ उससे थोड़ी बड़ी है, नाइट्रोजन की उससे भी बड़ी है बॉन्ड लेंथ है। अगर एनर्जी को कंपेयर किया जाए तो एनर्जी इसकी ज्यादा है, 946 है, क्योंकि नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए 3 बॉन्ड है तो तोड़ना मुश्किल हो जाता है इसलिए। ठीक है, तो आप समझ में हो, समझ में आ गई की बात। वैसे भी हम बॉन्ड एनर्जी अलग से टॉपिक पढ़ेंगे हम, बेटा बॉन्ड एनर्जी अलग टॉपिक है, उसमें हमने पढ़ना भी है। ठीक है,
अच्छा, अब आते हैं बेटा पोलर एंड नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो बेटा पोलर कोवैलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। अब देखो पोलर और नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, तो कोवैलेंट बॉन्ड जो अभी आप लोगों ने पढ़े थे, जितने भी पढ़े हैं आपने बेटा, देखो बॉन्ड जितने भी आप लोगों ने पढ़े हैं, O2, N2, Cl2, Br2, ये सभी नॉन पोलर है। डिफरेंट एटम के दरमियान बॉन्ड है वो पोलर बॉन्ड होते हैं बेटा, डिफरेंट एटम। मगर यहां बात ये भी आ जाती है, डिफरेंट एटम तो मीथेन में भी है, मगर मीथेन में मीथेन का मॉलिक्यूल नॉन पोलर है बेटा, मीथेन का मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, क्योंकि इनकी डायपोल मोमेंट 0 है, इनका सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, और सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर की वजह से इनकी डायपोल मोमेंट 0 हो जाती है, और जिनकी डायपोल मोमेंट 0 होती है उनको हम मॉलिक्यूल को नॉन पोलर तस्वर करते हैं। बॉन्ड तो पोलर है उनका, मगर जो मॉलिक्यूल है वो बेटा नॉन पोलर हो जाता है। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स बेटा, पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, पोलर बॉन्ड नहीं मगर पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। बेटा पोलर मॉलिक्यूल्स, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल कौन है? Cl2, Br2, O2, H2, I2, और इन मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सी फोर्स होती है? लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। ठीक है बेटा, या डिस्पर्शन फोर्सेस भी कहा जाता है, होती वंडर वाल्स फोर्स ही है, उसकी टाइप है ये, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है। ठीक है, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड ये भी नॉन पोलर है, मीथेन भी नॉन पोलर है, CCl4 भी नॉन पोलर है बेटा, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं जो मैंने इस तरफ लिखे। कार्बन डाइऑक्साइड नॉन पोलर है, कार्बन डाइसल्फाइड भी नॉन पोलर है, BF3 भी नॉन पोलर है, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड भी नॉन पोलर है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर की वजह से। ठीक है, C2H4 इथिन भी नॉन पोलर है, C2H2 इथान भी नॉन पोलर है, C2H6 इथेन भी नॉन पोलर है, बेंजीन भी नॉन पोलर है बेटा, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। अब पोलर कौन से हैं? H2O पोलर है, H2S पोलर है, अमोनिया का बॉन्ड पोलर है। ठीक है, मिथाइल क्लोराइड पोलर है, या क्लोरोफॉर्म पोलर है बेटा, ये पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि इसमें एटम डिफरेंट है इसलिए पोलर हो जाता है। NH3 भी पोलर है, H2O भी पोलर है। ठीक है, तो अब पहले पढ़ते हैं नॉन पोलर को बेटा। नॉन पोलर में देखो क्लोरीन है, पढ़ कर आए हैं हम, O2 भी पढ़ कर आए हैं, Cl2 सब पढ़ कर आए हम। क्लोरीन में आप देख लो 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरे क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी शेयरिंग हुई है। और दोनों एटम की इलेक्ट्रिसिटी बराबर है बेटा, दोनों एटम की इलेक्ट्रिसिटी आइडेंटिकल है, तो कोई भी एटम शेयर पेयर को ज्यादा अट्रैक्ट नहीं करेगा, कोई भी एटम शेयर पेयर को ज्यादा अट्रैक्ट नहीं करेगा, इक्वल अट्रैक्ट करेंगे और बॉन्ड बनेगा नॉन पोलर। बॉन्ड कौन सा बनेगा? नॉन पोलर कोवेलेंट या पेयर कोवेलेंट भी कहते हैं। अब आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर। कार्बन के आखिरी में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, कार्बन के आखिरी में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वो 4 इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन से शेयर करता है और 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑक्सीजन से शेयर करता है।
कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिनमें 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन के साथ शेयर करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑक्सीजन के साथ शेयर करेगा। यहां पे ऑक्सीजन आ जाएगा, ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स हैं 6, 2 इलेक्ट्रॉन अनपेड ऑक्सीजन के, ये भी ऑक्सीजन है, 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के अनपेड हो गए जो साथ में नहीं लिखे हैं। अब इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, इसके इलेक्ट्रॉन 8 पूरे हो गए। देखो 2 4 6 और 2 इलेक्ट्रॉन 8, ये जो क्रॉस वाले इलेक्ट्रॉन से ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन से, और डॉट वाले इलेक्ट्रॉन किसके हैं? कार्बन के हैं। कार्बन का शेल भी पूरा हो गया। और जो बॉन्ड बन रहा है, ये बॉन्ड पोलर है, बॉन्ड बेटा पोलर है, मगर मॉलिक्यूल ओवरऑल नॉन पोलर है। बॉन्ड जरूर पोलर है, बॉन्ड पोलर, मगर ओवरऑल मॉलिक्यूल नॉन पोलर, क्योंकि एक बॉन्ड की पोलरिटी दूसरे से कैंसिल हो जाती है बेटा, इस बॉन्ड की पोलरिटी इससे कैंसिल हो जाती है, क्योंकि डायपोल मूवमेंट में ये होता है कि जो डायपोल मूवमेंट एक्चुअली वेक्टर सम में बेटा, वेक्टर्स हैं ये, ठीक है। अब देखो ये वेक्टर का डायरेक्शन इस तरफ है, इसके वेक्टर का डायरेक्शन इस तरफ है, 2 वेक्टर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड बराबर है मगर डायरेक्शन अपोज्ड है, इसलिए इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो 0 आएगा। मतलब इसकी जो डायपोल मूवमेंट होगी वो 0 डायपोल मूवमेंट होगी, इसकी नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहलाएगा। तो बेटा ये मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा? बॉन्ड पोलर मगर मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल नॉन पोलर हो जाता है। तो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल क्या होगा? नॉन पोलर होगा। और फिर आप देखो कार्बन टेट्राक्लोराइड में भी यही है, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो क्लोरीन है इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इस क्लोरीन के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इधर भी इलेक्ट्रॉन 7 हो गए, आठ इलेक्ट्रॉन इसके पूरे हो गए, इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, कार्बन के भी इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, देखो 8, ठीक है। इसका बॉन्ड भी पोलर है, बेटा कार्बन टेट्राक्लोराइड का कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड पोलर है मगर ओवरऑल मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर की वजह से बेटा ओवरऑल मॉलिक्यूल नॉन पोलर हो जाता है। तो CCl4 मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, बॉन्ड पोलर मगर मॉलिक्यूल ओवरऑल नॉन पोलर, क्योंकि इनके डायपोल मोमेंट 0 है सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर की वजह से। बेटा सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, डायपोल मोमेंट 0, तो ये जितने भी मॉलिक्यूल मैंने लिखे बेटा सबके सब नॉन पोलर है, ये सबके सब मॉलिक्यूल क्या है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल से, इन सबकी डायपोल मोमेंट 0 होती है और इन मॉलिक्यूल को नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं, ठीक है। C2H4 भी है, C2H2 भी है, आगे सारे मॉलिक्यूल्स बेटा ये सब भी, बेंजीन भी है इसके अंदर। अब ये पोलर मॉलिक्यूल्स हैं बेटा। अब ऑक्सीजन वाटर को देख लो, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहां पे हाइड्रोजन आएगा, इधर भी हाइड्रोजन आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स के पूरे हो गए, इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन पे शेल कंप्लीट हो गया, इसके 8 इलेक्ट्रॉन पे शेल कंप्लीट हो गया। तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगी, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा है बेटा, ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज्यादा होती है, ऑक्सीजन की ज्यादा इलेक्ट्रिक वजह से वो शेयर पेयर को ज्यादा अट्रैक्ट करता है, तो नेगेटिव चार्ज आएगी। और हाइड्रोजन के ऊपर कौन सी चार्ज आएगी? पॉजिटिव चार्ज आएगी।
इस हाइड्रोजन के ऊपर भी पॉजिटिव आएगी पार्शियल। क्यों बेटा, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक्चुअली जो ऑक्सीजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, वो शेयर पेयर को ज्यादा अट्रैक्ट करता है, तो शेयर पेयर ऑक्सीजन की तरफ चला जाता है, ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑक्सीजन की तरफ चले गए हैं, इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आइए और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आइए। बांड को कहेंगे पोलर बांड, मॉलिक्यूल को कहेंगे पोलर मॉलिक्यूल। इसकी डायपोल मोमेंट कैंसिल नहीं होती है, तो ये पोलर मॉलिक्यूल है बेटा। बांड भी पोलर है, मॉलिक्यूल भी पोलर है। आप अच्छा अमोनिया को देख लो। अमोनिया, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा, नाइट्रोजन का ऑक्सीजन में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। 3 जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अनपेयर्ड है। एक हाइड्रोजन यहां पे आएगी, एक हाइड्रोजन यहां पे आ जाती है, एक हाइड्रोजन इधर आएगी। इसका भी शेल कंप्लीट हो गया, इसका भी कंप्लीट हो गया, इसका भी कंप्लीट हो गया, इसका भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन्स बेटा, सबका शेल कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अच्छा अब नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसलिए नाइट्रोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगी और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगी, तो बॉन्ड बन जाएगा पोलर और मॉलिक्यूल भी बन जाएगा पोलर। अच्छा, और क्लोरोमीथेन के अंदर भी ऐसे ही है बेटा, जो क्लोरोमीथेन है उसके अंदर भी यही है, कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड है, जो बॉन्ड पोलर है। डायपोल मोमेंट कैंसिल नहीं होगी, अगर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होगा तो डायपोल मोमेंट कट जाएगी बेटा। जैसे CCl4 था, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, CH4 का स्ट्रक्चर भी सिमेट्रिकल है, इसलिए उनकी डायपोल मोमेंट क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है। मगर इनके अंदर देखो डायपोल मोमेंट कैंसिल नहीं होगी इसकी, कार्बन क्लोरीन की। देखो कार्बन है, इधर हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन, और ये बॉन्ड पोलर हो जाता है। इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगी, बॉन्ड पोलर हो गया, तो ये डायपोल मोमेंट शो करेगा। मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन डायपोल मोमेंट शो करता है, मगर CCl4 की डायपोल मोमेंट 0 हो जाती है। इसके अलावा इथीन को देख लो बेटा, इथीन में कार्बन कार्बन के में डबल बॉन्ड होता है, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, इथीन। अच्छा कैसे बॉन्ड बनता है इथीन का, मैं आपको बता देता हूं। कार्बन का ऑक्सीजन में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इधर देखो बेटा, कार्बन के ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन 4 हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन मैंने साथ लिखे हैं, 2 को मैंने अलग अलग कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन को मैंने सेपरेट करके लिखा है। 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन को साथ लिखने का मकसद है क्योंकि डबल बॉन्ड बनना है, इससे दोनों इलेक्ट्रॉन साथ आएंगे। इस कार्बन के भी 2 इलेक्ट्रॉन को साथ लिखूंगा मैं, 2 को अलग अलग लिखना है, इस तरह सेपरेट करके लिखा है मैंने। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाती है, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन आ जाती है, उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन आएगी, उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन आएगी, उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखो इसका शेल कंप्लीट हो गया 2 इलेक्ट्रॉन पे, इसका भी शेल कंप्लीट हो गया 2 इलेक्ट्रॉन पे, इसका भी शेल कंप्लीट हो गया 2 इलेक्ट्रॉन पे, इसका भी शेल कंप्लीट हो गया 2 इलेक्ट्रॉन पे, क्योंकि हाइड्रोजन का शेल तो 2 इलेक्ट्रॉन पे कंप्लीट हो जाता है। अच्छा अब इसके इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, 4 ये इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 6 और 2 8। इस कार्बन के भी देख लो इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, 8 पूरे हो गए, इसलिए देखो बीच में शेयरिंग हुई है 2 पेयर की। बेटा देखो शेयरिंग हुई है 2 पेयर की, तो डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड और इधर सिंगल बॉन्ड, तो ये बन गया इथीन। और इथीन का स्ट्रक्चर प्लेनर ट्राइगोनल है बेटा, इथीन का स्ट्रक्चर क्या है, प्लेनर ट्राइगोनल। जिनका भी स्ट्रक्चर होता है उनकी डायपोल मोमेंट 0 होती है। प्लेनर ट्राइगोनल 3 कार्नर है बेटा, इस कार्बन के कार्नर 3 है,
1 2 तीसरा ये, 1 2 तीसरा ये, और एंगल 120 की है। तो जिनका भी प्लेनर ट्राइगोनल स्ट्रक्चर होता है और एंगल 120 की, उनकी डायपोल मोमेंट 0 हो जाती है, कैंसिल हो जाती है डायपोल मोमेंट। तो इथिन भी नॉन पोलर हो गया। अच्छा अब आते हैं इथाइन बेटा, C2H2। इधर देखो, कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होता है, कार्बन और कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, कार्बन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन 4 है बेटा, 3 ये इलेक्ट्रॉन हो गए, एक ये, 4 हो गए। दूसरे कार्बन के पास भी टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4 होते हैं, 3 ये हो गए, एक ये, 4 हो गए। एक हाइड्रोजन यहां पे आएगी, एक हाइड्रोजन यहां पे आ जाती है, इसका शेल कंप्लीट हो गया 2 इलेक्ट्रॉन पे, इसका शेल कंप्लीट हो गया 2 इलेक्ट्रॉन पे। बेटा ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एक अपना इलेक्ट्रॉन, एक उसने कार्बन से शेयर किया, 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। इस हाइड्रोजन का एक अपना इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन से शेयर किया, 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। इसके इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 8 हो गए। इसके कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 हो गए। तो इसका मतलब है यहाँ पे देखो 3 पेयर की शेयरिंग हुई है, तो बनेगा ट्रिपल बॉन्ड। बेटा 3 पेयर है, ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड बन गया कार्बन, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे लीनियर स्ट्रक्चर है, लीनियर और सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, तो डायपोल मोमेंट 0 होगी, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की है। तो ये मॉलिक्यूल बेटा ऐसे हैं जिनकी डायपोल मोमेंट 0 होती है, और ये मॉलिक्यूल कहलाते हैं नॉन पोलर। क्या कहलाते हैं? नॉन पोलर कोवेलेंट। ठीक है, अब उसके बाद ये सभी नॉन पोलर हैं। अच्छा मीथेन को देख लो, CH4, कितने इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के पास? 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, चारों अनपेयर्ड हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो गए। एक हाइड्रोजन यहां पे आएगी, एक हाइड्रोजन यहां पे आ जाती है, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन यहां पे आ जाती है, उसका एक इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन यहां पे आ गई, उसका एक इलेक्ट्रॉन, इसके 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। हाइड्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन पे कंप्लीट हो जाता है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, इसके 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। ठीक है, और कार्बन के इलेक्ट्रॉन कितने कंप्लीट हो गए बेटा? 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो मीथेन का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, और इधर हाइड्रोजन। और प्लेनर ट्राइगोनल स्ट्रक्चर है, तो सॉरी अपना सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है टेट्राहेड्रल, तो डायपोल मोमेंट 0 हो जाएगा, मीथेन नॉन पोलर हो जाएगा मीथेन। तो बेटा ये मीथेन का स्ट्रक्चर था, मीथेन का स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया, अमोनिया का भी पढ़ लिया, वाटर का भी पढ़ लिया, ठीक है, इथिन का भी पढ़ लिया, इथन का भी पढ़ लिया, कार्बन डाइऑक्साइड का भी पढ़ लिया स्ट्रक्चर हमने। ये सब के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड है बेटा, पोलर भी है, नॉन पोलर बॉन्ड भी है, पोलर बॉन्ड भी है और नॉन पोलर बॉन्ड भी है। पोलर बॉन्ड वो होगा डिफरेंट एटम के दरमियान, डिफरेंट एटम के दरमियान बॉन्ड पोलर होगा, और नॉन पोलर होगा सिमिलर एटम के दरमियान। फिर मॉलिक्यूल कौन से पोलर है, कौन से नॉन पोलर है? किन मॉलिक्यूल्स में ऐसा होता है कि बॉन्ड तो पोलर होता है मगर ओवरऑल मॉलिक्यूल नॉन पोलर हो जाता है? देखिए जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का था एग्जांपल मैंने बताया आपको, कार्बन डाइऑक्साइड में बॉन्ड तो पोलर है मगर मॉलिक्यूल ओवरऑल नॉन पोलर है, क्योंकि एक बॉन्ड की डायपोल मूवमेंट दूसरे से कैंसिल हो जाती है, एक बॉन्ड की जो डायपोल मूवमेंट है दूसरे बॉन्ड से कैंसिल हो जाती है। ठीक है, इसलिए ओवरऑल मॉलिक्यूल क्या बन जाता है? नॉन पोलर बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड में भी ऐसे ही, बॉन्ड तो पोलर है मगर ओवरऑल मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। कार्बन टेट्राक्लोराइड में बॉन्ड तो पोलर है कार्बन क्लोरीन का, क्योंकि डिफरेंट एटम के दरमियान बॉन्ड है, मगर ओवरऑल मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, क्योंकि सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर की वजह से उनकी डायपोल मूवमेंट 0 हो जाती है और मॉलिक्यूल बन जाता है नॉन पोलर। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है CCl4 CO2, ये मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर है, तो बेटा ये नॉन पोलर कहलाते हैं, ये नोट कर दो। CH4 भी नॉन पोलर है, बेंजीन भी नॉन पोलर है, ये सब के सब नॉन पोलर बॉन्ड्स हैं और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं।
ठीक है। अच्छा इंशाल्लाह कल हम पढ़ेंगे आगे कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। बेटा कोवैलेंट बॉन्ड तो हमने पढ़ लिया, ठीक है। अच्छा अब बताते कोवैलेंट बॉन्ड जो हैं या कोवैलेंट कंपाउंड्स, कोवैलेंट कंपाउंड मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं। बेटा जो कोवैलेंट कंपाउंड्स हैं वो मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं। आयनिक कंपाउंड आयंस के बने होते हैं। आयनिक कंपाउंड मॉलिक्यूल्स के बने हुए नहीं होते, मगर कोवैलेंट कंपाउंड मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं, ये नोट कर दो। और मॉलिक्यूल्स के दरमियान वीक फोर्स होती है जिनको कहते हैं वैन डेर वाल्स फोर्स। कोवैलेंट कंपाउंड आपको सॉलिड में भी मिलेंगे, लिक्विड में मिलेंगे, गैस में मिलेंगे। कोवैलेंट कंपाउंड आपको तीनों स्टेट्स में मिलेंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस। जो सॉलिड में कोवैलेंट कंपाउंड्स हैं बेटा उनका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, जो सॉलिड में है उनका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा कोवैलेंट कंपाउंड का, क्योंकि वैन डेर वाल्स फोर्स वीक होती है इसलिए। जो लिक्विड में मिलेंगे वोलेटाइल लिक्विड होंगे, वो लिक्विड होंगे वोलेटाइल, जैसे पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, वोलेटाइल लिक्विड है वो बेटा, या ईथर है, वोलेटाइल है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हाई है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि वाटर में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिसके जैसे उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। कोवैलेंट कंपाउंड्स क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं इसलिए वो क्या होंगे बेटा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट होंगे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। ज्यादातर नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, या कुछ में इलेक्ट्रोलाइट हो भी सकते हैं मगर वीकर होंगे, फिर वीकर इलेक्ट्रोलाइट होंगे या नॉन इलेक्ट्रोलाइट होंगे। तो ज्यादातर जो मॉलिक्यूल्स हैं बेटा नॉन इलेक्ट्रोलाइट एनालिसिस में ही पास होती है, ठीक है। कोवैलेंट कंपाउंड्स में मेजॉरिटी में कोवैलेंट कंपाउंड्स आर इनसोल्युबल इन वाटर एंड पोलर सॉल्वेंट। कोवैलेंट कंपाउंड वाटर के अंदर इनसोल्युबल है या पोलर सॉल्वेंट के अंदर इनसोल्युबल है। अच्छा कुछ कोवैलेंट कंपाउंड ऐसे हैं जिनमें वाटर के अंदर सोल्युबल भी है मगर बहुत ही कम, क्योंकि जैसे अब अल्कोहल है वो पानी के अंदर हल हो जाता है, अल्कोहल कोवैलेंट कंपाउंड है मगर पानी के अंदर हल हो जाता है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। या जो अपना सक्रोज है वो पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाती है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। या एसिटिक एसिड पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाता है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। वो भी पोलर है खुद, मगर मेजॉरिटी तो नॉन पोलर की है कोवैलेंट कंपाउंड्स में, इसलिए वो पानी के अंदर हल नहीं होते, पोलर सॉल्वेंट में नहीं हल होते, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर हल हो जाते हैं। वो सॉल्वेंट होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर हल हो जाते हैं, बेंजीन, कार्बन, टेट्राक्लोराइड उनके अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। तो मोस्ट केसेस में 99% कंपाउंड जो होते हैं वो हल होते हैं किसके अंदर, या सिर्फ ज्यादा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर, नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर, बेंजीन में, कार्बन टेट्राक्लोराइड में, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर हल हो जाते हैं। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स भी हैं। अच्छा कोवैलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो डायरेक्शनल है, रिजिड और डायरेक्शनल है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर आइसोमेरिज्म भी होती है, कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा मगर स्ट्रक्चर फार्मूला चेंज होगा। जैसे अल्कोहल भी आइसोमर बनाता है, इथाइल अल्कोहल उसका एक आइसोमर है डाइमिथाइल ईथर, ऐसे प्रोपाइल अल्कोहल का भी आइसोमर है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का आइसोमेरिज्म होती है उनमें, ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डायरेक्शनल है और दूसरे के रिजिड होते हैं। तो बाकी कल हम पढ़ लेंगे बेटा। अच्छा बेटा इंग्लिश की क्लास होगी अब।